नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के दुर्लभ चेहरों के बारे में। दरअसल ये ऐसा मौका क्यों आया, क्यों वजह बनी? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर ये जानने की थोड़ी सी हमने पड़ताल की कि आखिर राजनीति में जो लोग आते हैं और शिखर पर पहुंचते हैं, उनका जीवन तो अपनी जगह है, लेकिन उनके परिवार के लोग कितने ज़मीन पर रहते, कितने आसमान पर रहते, कितने हवा में झूलते रहते हैं। ऐसे दुर्लभ चेहरों में आज हम बात कर रहे हैं खुद एक नरेंद्र मोदी के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे एपीजे कलाम साहब के बारे में, जो देश के राष्ट्रपति थे, और फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर साहब, और ऐसे कुछ नेता जो सत्ता में होने के बाद भी सत्ता की कीचड़ से अलग रहे। हम कह सकते हैं कि कमल का निशान भले ही बीजेपी का हो, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में कमल को कीचड़ में खिलने वाला फूल तो बताया है, लेकिन ये भगवान विष्णु पर चढ़ता है और इसकी वजह से इसका महत्व, ये तो पौराणिक बात हुई। लेकिन राजनीति में जो कमल है उसमें लाल बहादुर शास्त्री हैं, कर्पूरी ठाकुर जी है, एपीजे कलाम साहब सियासत में तो नहीं थे, लेकिन वो जब राष्ट्रपति बने तो उनको पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा गया। और आज नरेंद्र मोदी 75वां जन्मदिन जिस ढंग से मना रहे हैं, उनके परिवार की जब जानकारी ली तो कोई परचूनी की दुकान लगा रहा है, कोई टॉफ़ी बिस्किट बेच रहा है, तो कुछ लोगों ने चाय बेचने का काम भी किया। एक और बात इसमें जोड़ूंगा मैं कि सबसे छोटा चुनाव होता है देश का पंचायत का। अगर पंच सरपंच भी किसी परिवार से बन जाता है तो उसके परिवार के लोगों का रुतबा बढ़ जाता है। ये मैं ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अगर हम नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की बात करें, उसमें शास्त्री जी भी हैं, उसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा साहब भी हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जिन पर सत्ता हावी नहीं हो पाई और परिवार के लोग उस सत्ता से दूर भी रहे और वो अपना आम जीवन जीते रहे। आज इसी पर बात, सियासत के दुर्लभ चेहरों पर शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी से और पहुंचेंगे जहां तक हमको याद आए कि कौन कौन चेहरे बहुत दुर्लभ थे। इसी पर चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथी पत्रकार श्री जैन सिंह तोमर जी। जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। फ़ोन लाइन पर हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक श्री नागेंद्र सिंह परमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंती जी आपके साथ करना चाहते हैं। राजनीति में हम कह सकते हैं कि 24 घंटे का काम होता है, लेकिन सत्ता मिले न मिले इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। लोग जीवन भर राजनीति करते हैं और बिना सत्ता में आए चले जाते हैं। ऐसे कई नेता हैं, कई पार्टियां भी हैं। हम नरेंद्र मोदी पर अगर फोकस करें तो पिछले 25 वर्षों से वो देश की राजनीति में शिखर पर हैं। अगर गुजरात जैसे राज्य की बात करें तो वहाँ वो 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पर है और मुख्यमंत्री के बाद वो सीधे प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के भी वो 10 साल पूरे कर चुके हैं, 11वें साल में चल रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर अगर हम राजनीति में कहें तो नरेंद्र मोदी के जो उनकी चादर है उस पर कोई दाग नज़र नहीं आता है। राजनीति के दाग अलग है, बहुत उन पर गोधरा दंगे की बात भी हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन करप्शन की हम बात करें, भाई भतीजावाद की बात करें तो वो उनका दामन बिल्कुल पाक साफ है। उनके परिवार से किसी व्यक्ति को पंचायत से लेकर, ग्राम पंचायत के पंच से लेकर पार्लियामेंट तक का कोई टिकट नहीं मिला। उनके परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी में पदाधिकारी नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि अगर मंत्री बन जाते हैं तो उनके परिवार के लोग कितना ऊधम मचाते हैं, किस तरह से वो संगठन पर कब्जा करते हैं और फिर कैसे वो उसके बाद की सियासत को रियासत में बदल कर आगे बढ़ते हैं। आपकी राय नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या सोचना है? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हम आप सब की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि उनकी जो खास तौर पे जो पहचान है ईमानदारी की वजह से, और उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने प्रधानमंत्री होने का, मुख्यमंत्री होने का कोई लाभ नहीं पहुंचाया, ये अपने आप में एक दुर्लभ है और एक आदर्श विषय है। और इस क्रम में हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान का हर आदमी इस ईमानदारी से प्रेरणा ले सके। इस क्रम में हमें बहुत से चेहरे याद आते हैं, चाहे
गुलजारी लाल नंदा जी हों। गुलजारी लाल नंदा तो कांग्रेस में थे और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने उस पार्टी को एक तरह से छोड़ ही दिया, क्योंकि वहाँ भी उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था। कर्पूरी ठाकुर जो जिस दिन उनका निधन हुआ, हेमवती नंदन बहुगुणा वहाँ थे और रो पड़े कि उनका जो गांव है पितौजिया समस्तीपुर जिले में, उसके छप्पर को देख के रो पड़े कि एक मुख्यमंत्री जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुका जो व्यक्ति, उसका घर इस तरह का घास फूस का बना हुआ है। हमें इस क्रम में और भी कई ईमानदार नेताओं की याद आती है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री की याद तो पूरे देश को ही आती है। मैं जिनके सबसे करीब रहा हूँ, रघु ठाकुर जी इमरजेंसी में 19 महीने जेल में बंद रहे, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य रहे और लगभग 100-150 टिकट बांटे, लेकिन अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया, खुद भी टिकट नहीं लिया। और उनके साथ रहकर हम समझ सकते हैं कि ईमानदारी और सादगी क्या चीज़ होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी परंपरा में हैं और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश को प्रेरणा मिलेगी। एक बात और है उनके बारे में, अभी जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका गए थे, तो मेरे पास जो जानकारी वो ये कि वो बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे आस पड़ोस के क्षेत्र में या घरों में उनकी माँ बर्तन मांजा करती थी। हीराबा जिनका नाम था। एक प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है अमेरिका जाकर कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ हम लोगों के भरण पोषण के लिए, अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी। जबकि लोग झूठी बातें करते हैं, कई बार किसी पद पर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे घर में तो पहले से बहुत पैसा था, हम काजू किशमिश खाया करते थे। लेकिन इस कड़वे सच को वो स्वीकार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि एक परिवार को चलाने में माँ को कितनी दिक्कतें होती है। तो ये बात एक माँ के मामले में, एक परिवार के मामले में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी माँ के बहुत निकट थे। उनके परिवार में एक बहन थी, 5 भाई थे, लेकिन हमने नहीं सुना कि उनके भाइयों का या उनके भाइयों के जो बच्चे हैं या उनकी बहन है, उनके परिवार में से कोई आदमी राजनीति में नरेंद्र मोदी की वजह से ऊपर आया हो, उसने राजनीति की कोशिश करी हो। कहीं दूर दूर तक कोई पता नहीं है। आज की जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी का ये चरित्र, यह व्यवहार एक मिसाल है और अनुकरणीय है। आपने कहा कि बड़ा आदर्श है। बहुत सारी बातें उनके जो चचेरे भाई हैं, बने जो सबसे बड़े भाई हैं, बड़नगर में रहते हैं वो गुजरात के, वो तो वृद्धाश्रम में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि उनके परिवार में कोई बच्चे नहीं थे। तो वो जब बुजुर्ग हुए तो वृद्धाश्रम चले गए। नरेंद्र मोदी की धमक इतनी है कि कोई भी उनको अपने घर पर बैठाता और उनकी परवरिश करता। लेकिन आप देखिए कि ना तो उनके परिवार से कोई आदमी ये सुविधा ले रहा है और ना किसी को उन्होंने वो सुविधा देने दी। तो ये बड़ी बात है। मैं शर्मा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो भारतीय राजनीति का चेहरा, चरित्र और जो चाल आज की तारीख में है, उस हिसाब से वंशवाद पर बहुत प्रहार हो रहे हैं। परिवार के बाद लोग कहते हैं कि हमारे बाद हमारे परिवार का आदमी विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक चरित्र है वो अंधेरे में रोशनी की तरह है। मैं कह सकता हूं कि ठीक वैसे ही कि अगर 45-50 डिग्री का तापमान हो गर्मी में, लू के थपेड़े चल रहे हों, राजनीति में भी इस समय लू के थपेड़े चल रहे हैं। लेकिन इन थपेड़ों के बीच में नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है पारिवारिक और देश के लिए, वो ठंडी हवा के झोंके की तरह लगता है। आपकी राय? नहीं, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल राघवन जी सही कहा। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व अगर राजनीति से अलग हट करके बहुत अनुकरणीय है। मैं उनको 2 संस्मरण बताता हूं कि वो मुख्यमंत्री गुजरात के बनने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हो गए थे जी। और 1998 में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे और लगभग 1.5 महीने वो भोपाल में आकर के रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं वो कब सोने जाते थे, कब उठते थे, ये कोई नहीं जानता। वो अपने कपड़े खुद धोते थे। कल्पना कर सकते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जो व्यक्ति था वो अपने कपड़े खुद धोते थे और बाहर आकर के खुद सुखाते थे और प्रेस भी वो खुद करते थे। तो कुल मिलाकर के और इतने सवेरे जल्दी उठ करके 7 बजे तो वो बाहर निकल आते थे, जो उनकी दिनचर्या मैंने देखी है जी। इसके अलावा वो आडवाणी जी की रथ यात्रा में भी भोपाल आए थे। वीआईपी गेस्ट हाउस जो लाल घाटी पर है वहां वो रात रुके थे। तो कुल मिलाकर के जमीन से जुड़े हुए आदमी, आपने बिल्कुल ये कहा कि आज भी वो बहुत साधारण, और कल्पना कर सकते हो भारतीय संस्कृति के अनुरूप जब वो पहली बार सांसद बने तो उन्होंने बाकायदा माथा टिकाया। और आपने बातचीत की गुलजारी लाल नंदा जी की, आप कल्पना कर सकते हैं 2 बार जो व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमंत्री रहा हो
वो राजनीति से अलग हट करके किराए के मकान में जी और जाकर के उन्होंने अपनी पहचान भी छुपाई, और किराया जब चढ़ गया और मकान मालिक ने धमकी दी कि मैं तुमको निकाल दूंगा, ये खूब आया अखबारों के अंदर। जी जी इस तरह के जो व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से भारत अगर आज खड़ा हुआ है इस तरह के व्यक्तित्वों के कारण ही खड़ा हुआ है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो बेटी थी मणि बहन, उनके मरने के बाद नेहरू जी ने कहा, तब वो सांसद चुनाव लड़ी, उनके साथ लगातार रहती थी, और लेकिन उन्होंने राजनीति में उनको आगे आने नहीं दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आपने बिल्कुल इसी तरह उदाहरण दिया। मैं समझता हूँ भारत अगर टिका हुआ है तो राजनीति के इन आदर्शों के कारण ही टिका हुआ है। अब वो ठीक है कि कुछ लोगों ने उस राजनीति का रास्ता अलग कर लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कुछ चरित्र ऐसे हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का है, कर्पूरी ठाकुर का है, एपीजे कलाम साहब का है, जी नरेंद्र मोदी जी का है। ये निश्चित रूप से समाज को आदर्श है और अनुकरणीय है। राजनीति से ऊपर उठ करके इनको जाना चाहिए। जी इसमें कोई शक नहीं। हम एक चेहरे की और बात कर रहे हैं, वो है कलाम साहब, एपीजे कलाम, जिनको पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहते थे। तो राजनीति करने वालों में मोदी जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, गुलजारी लाल नंदा साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा अनगिनत चेहरे हो सकते हैं राज्यों में भी जिनको हम जिक्र नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको प्रणाम करते हैं जो राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, शुचिता के साथ साथ जो अपने वंशवाद को एक तरफ करके सियासत करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि नागेंद्र जी, जब गुजरात के वडनगर में नरेंद्र भाई मोदी का घर था, उनके पिताजी दामोदर दास मोदी जब घर चलाया करते थे, घर की माने वो उनकी कमाई से जब घर चलता था, तो उनके घर चाय की रेहड़ी लगती थी घर के बाहर, और वहाँ वो जो प्लेटफॉर्म था, स्टेशन, जिसकी बहुत जिक्र होती है, लोग कहते हैं सच है झूठ है। जितने लोगों से भी बातचीत जो इस बार आज खबरों में आई है, उनके परिवार के लोग या जानने वाले, वो सब बताते हैं कि उनके पिताजी की स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहाँ नरेंद्र मोदी भी उनकी मदद करने के लिए जाया करते थे। एक किस्सा खुद नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है, वो ये कि जब वो छोटे थे, खपरेल का घर था बड़नगर में, और एक कमरे में पूरा परिवार सोता था, और जब बारिश होती थी तो घर के भीतर पानी बहुत टपकता था, तो उनकी माँ जगह जगह थाली, लोटे, गिलास, बर्तन रखती थी ताकि पानी उसमें गिरे और पूरा घर सुरक्षित रहे, और नरेंद्र मोदी इस काम में उनकी मदद किया करते थे। तो ये जो बात है कि एक छोटा सा खपरेल का मकान, छप्परनुमा, उसमें एक परिवार रह रहा है, और वो भी जब बारिश हो रही है तो उसमें भी सुरक्षित नहीं है, और यहाँ से निकलकर कोई देश का जब प्रधानमंत्री बनता है तो कहने में लगता है कि उन्होंने बहुत चालाकियाँ की होंगी या बहुत, लेकिन उनके संघर्ष की अलग कहानी है। लोग कहते हैं कि लोग सफलता तो देखते हैं, लेकिन संघर्ष के दौरान जो पैर में छाले पड़े होते हैं उसको कोई नहीं देखता। आपकी राय? आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल 2 बार पूरा करके तीसरे कार्यकाल में है, और ये गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री उसमें वो पहले हैं जो 10 साल का कार्यकाल पूरा करके 11वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राय? उनकी सदाशयता, उनकी सादगी लेकर बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है हमारा उस पर फोकस है। आपका सोचना क्या है? जी राघवेंद्र जी, आप देखिए, आजादी के बाद जिस नैतिकता की, सूचिकता की, चाल चरित्र, आप चेहरा कहिए, सादगी की जो मिसाल थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग बने जी, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, आप कहिए, कांग्रेस के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज, जो भी सादगी और ईमानदारी की मिसाल रहे थे, और उसको परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। 1990 में जब आर्थिक उदारीकरण का भारत में दौर आया, तो आर्थिक उदारीकरण ने एक नया तरीके का चाल चरित्र ने चेहरा गढ़ दिया कि राजनीति में भी धमक आने लग गई कि पैसे वाले और जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनकी धमक लगातार बढ़ती चली गई, पैसे का प्रचलन बढ़ता चला गया। ऐसे में हमें कलाम साहब और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, माणिक सरकार, वो भी सादगी और ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल रही है कि जो अपनी तनख्वाह थी वो भी 70 या 80% पार्टी को दान में दे दिया करते थे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का इसलिए भी हमें मिसाल देनी चाहिए, इसलिए भी हमें उनका अनुकरण करना चाहिए कि जब राजनीति में सन 2000 के बाद में ये बात चल पड़ी कि अगर आपके पास अकूत धन नहीं है
और आप किसी ऐसे राजनीतिक परिवार से नहीं आते, आपके पिता, ताऊ, चाचा या आपका भाई कोई ना कोई राजनीतिक में स्थापित चेहरा है, तभी आप उस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी वो मिसाल है जो ये आशा जगाते हैं भारत के लोकतंत्र में कि गुदड़ी के लाल के लिए भी इस देश में स्थान है और सर्वोच्च पद पे जाने का वो मादा रखता है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीति के लिए मिसाल नहीं है राघवेंद्र जी, ये मिसाल इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक गुदड़ी का लाल अपनी मेहनत के बल पे, अपने संघर्ष के बल पे, अपने त्याग के बल पे, अपनी तपस्या के बल पे, अपनी सादगी चरित्र के बल पे सर्वोच्च स्थान पा सकता है किसी भी क्षेत्र में, अगर वो मेहनत और लगन से काम करता है। पैसा सेकेंडरी चीज है, प्राथमिकता नहीं कि पैसे के दम पे सब कुछ हथियाया जाता है। और मोदी जी इस मामले में भी अनुकरणीय है कि देश की राजनीति में देखिए 2014 से पहले ऐसी स्थितियां आ गई थी कि युवा जो मतदाता था या युवा जो लोग हैं वो नौकरी को, बिजनेस को और चीजों को प्रेफरेंस देने लग गए थे। उनका राजनीति से एक बड़े वर्ग का मोह भंग होता जा रहा था। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने जब से कमान संभाल लिए, दोबारा लोग युवा जो है, युवाओं का दोबारा राजनीति की तरफ मोह बढ़ा है और वो भी ये देखते हैं कि शायद हम आके बदलाव की राजनीति कर सकते हैं। ये इस मामले में भी महत्वपूर्ण है। तो नरेंद्र मोदी जी का जब भी नाम लिया जाएगा, अभी तो है और हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो और आगे तक काफी समय तक देश की कमान संभालेंगे, लेकिन भारतीय इतिहास में हमेशा नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण है, वो अनुकरणीय रहेगा। बिल्कुल। तोमर साहब, इस पूरे मामले में एक बात जो हमने जिक्र किया था कि पीपुल्स प्रेसिडेंट APJ कलाम साहब, उनका जीवन भी बहुत गरीबी में था। वो अखबार भी बांटते थे, पढ़ाई भी करते थे। उन्होंने खुद बताया कि वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने आत्महत्या करने तक की सोची थी, लेकिन वो हरिद्वार में गंगा जी के किनारे खड़े होकर सोच रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, हिमालय की पहाड़ियों पर जब वो जाते हैं। लेकिन संयोग से देश के लिए बड़ी सेवा करने का भगवान ने कोई अवसर चुना था उनके लिए। वो देश के राष्ट्रपति बनते और जिस एयरफोर्स में वो जाना चाहते थे, वो तीनों कमानों के माने कमांड के वो राष्ट्रपति जो है उनका चीफ होता है, वो बने। लेकिन उनके परिवार की जहाँ तक बात है, परिवार भी उनका बड़ा सादगी भरा रहा। उनके भाई और भाई के बच्चे, रामेश्वरम की बात करें दक्षिण भारत की, वहाँ छोटी छोटी दुकान ला के अपना गुजारा करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का पद, देश के राष्ट्रपति का पद जो भी है, वहाँ वही लोग चमके हैं, सितारे की तरह, हीरे की तरह, सूरज की तरह, जिनका जीवन कांच की तरह साफ था। और उन्होंने ईमानदारी के साथ साथ परिवारवाद के दंश से खुद को बचा के रखा। उसमें कलाम साहब और नरेंद्र मोदी जी, चूँकि आज उनका जन्मदिन है, उनको बधाई के साथ ये हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के लोग या राजनीति में जो लोग हैं वो गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ कलाम साहब और अब नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जीवन शैली है उस पर अनुकरण करेंगे, क्योंकि राजनीति में नरेंद्र मोदी भाई भतीजावाद और बेईमानी से ऊपर है। आपकी राय? बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस संदर्भ में याद हम लोगों ने की जी। और हमने ये प्रसंग पढ़ा और सुना था कि जब महादेवी वर्मा ने कहा कि आप अपने परिवार के लोगों को राष्ट्रपति भवन में क्यों नहीं लाते, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आके बिगड़ जाएंगे। और जिस समय उनकी श्रीमती जी से राष्ट्रपति भवन के स्टाफ ने कहा कि पूरा राष्ट्रपति भवन देख लीजिए आप और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए, तो उन्होंने कहा कि एक गेहूं फटकने का सूप नहीं है। तो उनके अंदर इतनी सादगी हुआ करती थी। APJ अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति भवन से विदा हुए तो सिर्फ किताबें लेके आए थे और किताबें ही लेके गए। उस राष्ट्रपति भवन में, जिसके बारे में R वेंकटरमन ने लिखा है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में, कि जब मैं उस भवन में पहुंचा तो मैंने अपने आप को बहुत बौना महसूस किया, लेकिन अगले ही क्षण मैंने अपने आप को संभाला। इस क्रम में हम रफ़ी अहमद किदवई साहब का भी, उनको भी याद कर सकते हैं, जिनके नाम से सीहोर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, लेकिन वो भारत की पहली सरकार के केंद्रीय मंत्री थे, शायद रेल मंत्री थे, और उनकी ईमानदारी को लोग बहुत आदर के साथ याद करते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी मुख्यमंत्री निवास में नहीं गए, जिस घर में, छोटे से घर में थे, उसी घर में रहे। तो ऐसे अनेक प्रेरणा स्रोत हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण जो की है, भारत के सभी राजनीतिक दल जब परिवारवाद से ग्रस्त हो गए थे, वंशवाद से के प्रभाव में थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की रीति नीति अपनाई, उससे बाकी सभी राजनीतिक दलों को सबक मिला है। वंशवाद और परिवारवाद से
अब धीरे धीरे परहेज करने की स्थिति आ गई है। बिल्कुल, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन समाजवाद की बात करने वाले जो लीडर हैं, जो पार्टी है, उनका पूरा परिवार टिकट लेता है और वो विधायक सांसद बनते हैं। कांग्रेस की बात में हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन कांग्रेस की जो वर्तमान लीडरशिप है, उनके परिवार का हर सदस्य संसद में है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि रमेश शर्मा जी से मैं पूछूंगा कि जब उन्होंने श्रीनगर में तिरंगा फहराया था, उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। तब वहाँ तिरंगा फहराने के बाद बताया जाता है कि उन्होंने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ के लिए किया था कि मैंने कश्मीर के तिरंगे पर, श्रीनगर पर तिरंगा लहराया है। तो राष्ट्रवाद, राजनीति में आदर्श स्थापित करना और उसके साथ साथ सत्ता में लंबे समय रहने के बाद ईमानदार बने रहना। ईमानदार होना तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ईमानदार बने रहना, भाई भतीजावाद से मुक्त रहना, ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं अक्सर कि ईमानदार तो वो है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये जो ऐसे नाम है, जैसे नरेंद्र मोदी की हम बात करें, जिनको सब मौके मिले हैं, वो चाहते तो परिवार के लोगों को राजनीति में शिखर पर लेके जा सकते थे। वो चाहते तो बेईमानी के मामले में या राजनीतिक लाभ के मामले में खुद भरपूर लाभ ले सकते थे। मौका होने के बाद भी उन्होंने देश को आगे रखा और बहुत सारे आलोचना, आरोपों के बावजूद वो डिग नहीं रहे हैं। वो राष्ट्रवाद पर मजबूती से काम कर रहे हैं, वंशवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय? निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल सही बात कही। दरअसल में ये बात समाज को भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि जो आदर्श चरित्र रहे हैं, आदर्श चरित्र स्वतंत्रता संग्राम सेना के भी और आदर्श चरित्र राजनीति के भी, उनके बारे में कहीं ना कहीं प्रचार के रूप में आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ही बधाई दूंगा कि आपने ये जो बिल्कुल सकारात्मक पक्ष है राजनेताओं के चरित्र की और उनके सकारात्मक सोच की और एक निष्पक्ष राजनीति की, तो ये विषय आपने रहा। इस तरह की बातें जरूर चर्चा में आना चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, यद्यपि वो आज का विषय नहीं है। एक क्रांतिकारी लड़की रही है, युवा अवस्था में 16-17 साल की उम्र में क्रांतिकारी बनी। उसने गोली मारी थी बंगाल में किसी एक अंग्रेज अधिकारी को, तो नाबालिग होने के कारण उसको उम्र कैद सजा मिली। आप कल्पना कर सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद जो गुमनामी में चली गई, उसने भिक्षावृत्ति भी की और हरिद्वार में जाकर के सड़क पर उसकी मौत हुई और आगे चल करके उसकी लावारिश अंतिम संस्कार हुआ। जब पोटली खोली गई तब उसका परिचय आया। ऐसे जो असंख्य लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सत्य के लिए समर्पित हैं, जो चरित्रवान लोग रहे हैं, उनकी चर्चा होनी ही चाहिए। कहीं ना कहीं वो समाज में आदर्श बनती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, राजनायकों के चरित्र की, आदर्श चरित्र की समाज में जितनी चर्चा होगी, समाज उतना उन्नत होगा। मैं समझता हूँ इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, बल्कि ये जो आदर्श चरित्र है ये पाठ्यक्रमों में भी आना चाहिए ताकि बच्चे बड़े हों और पढ़ करके आगे बढ़ें। बिल्कुल शर्मा साहब, आपने ठीक कहा। दरअसल जिन आपने राष्ट्रभक्त नाबालिग बहन की बात की है अब उस समय की, उनकी जो दशा हुई है उसको लेकर तो मन में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन हम ये बात करना चाहते हैं कि जो बात आपने की, जिस पीढ़ी की, जिस समय की, वो काल नैतिकता से भरा हुआ था। आज़ादी का संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष में लोगों ने अपने प्राण त्यागे और सब कुछ किया। लेकिन आज के दौर में जब राजनीति और सत्ता के लिए लोग सब कुछ करने को तैयार है, कोई नियम कायदा नहीं, और ऐसे दौर में अगर आप वंशवाद को छोड़ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को जब ये बताया जाएगा कि 2025 में या 2015 में कलाम साहब जैसे लोग हुए थे या कर्पूरी ठाकुर, तो शायद वो भरोसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इसको पाठ्यक्रम में लाकर इन चीज़ों को जीवंत रखना चाहिए और इनको अमर बनाने की ज़रूरत है। समय की कमी है। परमार साहब, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ठीक से समझने के लिए बताने की जरूरत है। छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसे हमारे यहाँ कहा भी गया है ना कि यथा राजा तथा प्रजा। जी, जैसा राजा प्रजा उससे वैसे सीखेगी। ऐसे ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, जिनसे लोगों को, आम आदमी को सीखने को, जानने को, समझने का मौका मिलता है, अगर वो बैठे हुए, उनमें नैतिकता है, उनमें सुचिता है, उनमें ईमानदारी है, उनमें सादगी है, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, वो भाई भतीजावाद, परिवारवाद से दूर है, तो निचले स्तर के जो लोग हैं जो उनसे सीखने हैं, उनका अनुकरण करेंगे, वो भी वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में एक मिसाल रहेगी। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनका जो चरित्र है, जो उनका
काम करने का तरीका है वो लोगों के लिए मिसाल बनेगा और वंशवाद और बेईमानी से लोग दूर होंगे। कह सकते हैं कि सियासत की ये दुर्लभ चेहरे की जो फहरिस्त है इसमें और दर्जनों नाम जुड़े, इस पर लोग काम करें। आज की चर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, शर्मा साहब आपका बहुत धन्यवाद और तोमर जी आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।